बच्चों आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नेमिंग तो सीखी होगी। IUPAC नामकरण, कैसे किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का आप IUPAC नाम लिखते हैं, उस पर कुछ रूल्स थे। उसमें आप चेन सेलेक्ट करते थे, सब्स्टिट्यूट नेम नंबरिंग करते थे, फिर वही सब्स्टिट्यूट देखते थे, प्रतिस्थापी बोलते हैं वो चेक करते थे। इस तरह से अपन लोग एक फिक्स फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपन किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस था उसका नाम लिखा करते थे। लेकिन इनऑर्गेनिक में भी IUPAC नेमिंग है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का भी IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है उसका भी एक तरीका है। तो मैं नवीन जोशी आपके साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नाम कैसे लिखा जाए। आज अपन चर्चा करेंगे जो कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, सहसंयोजक यौगिक होते हैं, उसका IUPAC नाम कैसे लिखा जाए। तो सिंपल से एक फॉर्मेट है, सिंपल से एक तरीका है, वो तरीका आपको पकड़ना है, उस पर काम करना है और आपके सही होंगे सारे के सारे सवाल। कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल से एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को आपको सीखना है, उस पर मतलब एक कैच करना है उसको बढ़िया से, ठीक है। इस तरह से इसमें काम करना है और यदि उसको आपने कैच कर लिया तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे और IUPAC नेम पूछा जाता है। IUPAC नेम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है जो सबका सही हो सकता है यदि ये वीडियो देख ले तो, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। IUPAC नेमिंग ये लाइटिंग चेक के लिए था। अब आपको पता ही चल गया होगा क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं सर, ठीक है। धीरे धीरे सब आइडिया लग जाता है, यदि रेगुलर रहते हो तो हर चीज़ हर आदत सर की आपको पता चल जाएगी। चलो ये कहाँ से आ गया मच्छर, चलो ये भी ठीक है बेटा, वीडियो बना गया यहाँ पे। चलो तो नेक्स्ट लिखते हैं नोमेनक्लेचर ना। नोमेनक्लेचर या फिर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थोड़ा सही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे लिखें, तो उसके कुछ रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स टू राइट IUPAC नेम। सम 10 rules to write IUPAC name। कुछ नियम है, कुछ कानून है, याद करो वहाँ पे कुछ नियम थे लेकिन यहाँ पे कम नियम है, कम कानून है IUPAC नाम लिखने को, और समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहला और सिंपल रूल क्या बोलता है, सबसे पहला रूल सुनना ध्यान से। एज यूजुअल जो आपको पता भी है कि जब भी किसी मॉलिक्यूल का आप नाम लिखो ना तो पहले आप कैटाइन का नाम लिखते हो, उसके बाद उसके एनाइन का, पहले आप धनायन का नाम लिखते हो, फिर आप ऋणायन का नाम लिखते हो। उदाहरण के लिए आप लोग NaCl को सोडियम क्लोराइड बोलते हो, NaCl को सोडियम क्लोराइड बोलते हो। आपने पहले सोडियम जो कि Na+ है, जो धनावेशित है, आपने उसका नाम लिया, फिर क्लोराइड जो कि Cl- ऋणायन है या एनायन है। तो एक ट्रेंड होता है, एक कल्चर होता है, पहले अपन किसी भी आयनिक सब्सटेंस या किसी भी, हालांकि सॉल्ट है आयनिक सब्सटेंस ही है, तो किसी भी सॉल्ट या फिर आयनिक सब्सटेंस का आप नाम लिखते हो तो उसमें पहले कैटाइन का नाम बोलते हो फिर एनाइन का। एक्चुअली ये IUPAC रूल के अंदर है, तो इसको पहले लिखूंगा मैं। फर्स्ट राइट नेम ऑफ कैटाइन and after then write the name of anion। जो ये रूल है वो सब जगह वैलिड है आयनिक सब्सटेंस में, क्या चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर नॉन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या पहले आप धनायन का नाम लिखो, उसके बाद में आप ऋणायन का नाम लिखो। और आप लोग देखते हो जब धनायन का नाम लिखते हो, ऋणायन का नाम लिखते हो, उसके बीच में गैप रखते हो, एक स्पेस रखा जाता है ना, तो स्पेस आपको ये जो रखना है। बाई चांस यदि ऐसा है कि कोई कैटाइन और एनाइन नहीं है, आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से बहुत सारे मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे जिन पे नेट चार्ज नहीं है, मैं ऐसा एग्जांपल आपको करवाऊंगा, जो खुद न्यूट्रल है, तो उस केस में क्या करोगे, ना कैटाइन है, ना एनाइन है, ना धनायन है, ना ऋणायन है, उस केस में आप एक ही वर्ड में पूरा कॉम्प्लेक्स का नाम लिखोगे। आगे बात समझ में। इफ ओनली सिंगल कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट,
is present, then write name of complex in वन वर्ड, मतलब एक ही वर्ड में विदाउट स्पेस के। क्या हिंदी में बोलता हूँ, यदि अकेला संकुल उपस्थित है या कॉम्प्लेक्स उपस्थित है तो उसका नाम, उस संकुल का नाम एक ही शब्द में लिखा जाएगा, बीच में कोई स्पेस नहीं रखा जाएगा। अब बारी इस बात की कि किसी कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखते हैं। देखो आप लोग कभी भी देख लो, आपके पास किस तरह के मतलब एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। जैसे K4FeCN6 है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें देखो ये साइड क्या आयन है, फिर कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देखो, CONH36 और .Cl3, ये वो एग्जाम्पल है जिसमें एक साइड CO है, एक साइड कॉम्प्लेक्स, दूसरी साइड आयन है। या फिर ऐसा एग्जाम्पल मिले जिसमें दोनों साइड ही कॉम्प्लेक्स हो, एनायन और कैटायन। या फिर ऐसा एग्जाम्पल मिले जिसमें केवल एक कॉम्प्लेक्स हो, केवल एक सिंगल कॉम्प्लेक्स हो। तो इन तीनों देखो, पहले आयन फिर कॉम्प्लेक्स, पहले कॉम्प्लेक्स फिर आयन, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ओनली कॉम्प्लेक्स। देखो आप लोगों को आयन का नाम लिखना आता है, यहाँ पर पोटेशियम आ जाएगा, फिर कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना, उसका तरीका एक, पहले कॉम्प्लेक्स का नाम जो लिखने का तरीका है, उसके बाद में उस आयन का नाम लिख दो। जैसे यहाँ पर पोटेशियम लिख के कॉम्प्लेक्स का नाम, यहाँ कॉम्प्लेक्स का नाम, फिर साथ में क्लोराइड लिख दो, स्पेस देके। यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स का नाम, स्पेस, कॉम्प्लेक्स का नाम, और इसमें कॉम्प्लेक्स का नाम एक ही वर्ड में। तो आप लोग देख रहे हो अपने लिए नई चीज़ क्या है कि कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखा जाए। यदि अपन ये सीख जाए इस डब्बे का नाम कैसे लिखा जाता है, तो शायद अपन पूरा नाम लिख पाएंगे किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो अभी अपन ये सीखते हैं कि इस डब्बे का नाम कैसे लिखा जाता है। तो देखो एक स्ट्रक्चर है जो ये बताएगी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखा जाता है। द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स इज रिटन इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। मतलब इस नीचे जो स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिख दोगे आप, और कॉम्प्लेक्स का नाम लिख दिया बस हो गया काम खत्म। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, नेम ऑफ, स्ट्रक्चर क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स का जब भी नाम लिखा जाए तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, नेम ऑफ लिगेंड। जो भी लिगेंड उसके प्रेजेंट है उसका नाम लिखोगे विदाउट स्पेस, वो स्ट्रक्चर का हिस्सा है। विदाउट स्पेस आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ मेटल। जो भी सेंट्रल मेटल आयन है उसका नाम आएगा, वो भी विदाउट स्पेस आएगा। फिर मैं स्पेस नहीं छोड़ रहा यहां पर, मैं डैश इसलिए लिख रहा हूं ताकि मेरे स्ट्रक्चर के 2-3 हिस्से बन रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट, और अंदर क्या लिखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट, OS। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट आप किसमें लिखोगे, रोमन में। आगे यदि 0 है तो 0 भी लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 जो भी आए वो आपको इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना पड़ेगा। अब कुछ ध्यान रखने बातें हैं कि ये नेम ऑफ लिगेंड में क्या खास बात रखनी है ध्यान में, नेम ऑफ मेटल में क्या ध्यान रखनी बात है, और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या नाम ध्यान रखना है, तो उसकी चर्चा करता हूं मैं तुम्हारे सामने। ठीक है, तो जब भी आप नेम ऑफ लिगेंड लिखे तो इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है आपको। जब भी नेम ऑफ मेटल लिखे इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है, और जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो तो इसमें सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि वो रोमन में लिखा जाए बस। ठीक है, तो मैं इसकी चर्चा करता हूँ, पहले इसके बारे में चर्चा करता हूँ। नेम ऑफ लिगेंड, पहली बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी नेम ऑफ लिगेंड लिखा जाए और लिगेंड के नाम का रिपीटेशन हो तो प्रीफिक्स क्या लग जाएगा, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, जो आपको पता है। ठीक है, तो पहली बात क्या है, काम ध्यान रखने वाली बात क्या आ गई, पहली चीज क्या आ गई, फर्स्ट थिंग इज जब भी रिपीट हो, हाँ ये जरूर ध्यान रखना, जो कि ऑर्गेनिक में सीखा है, इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखना है। ये आपको सिंपली पता ही है, नहीं पता फिर भी मेंशन कर देते हैं। राइट नेम of ligand in their alphabetic order। पहली बात तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख लिया, पहली बात ध्यान रखनी। दूसरी बात, ऑन रिपीटेशन ऑफ लिगेंड्स, बाई, ट्राई, टेट्रा,
पेंटा, एटेस्ट्रा प्रीफिक्स आर यूज्ड। हाँ, ये चीज ऑर्गेनिक में पता है आपको। इसी के साथ आप मेंशन कर सकते हैं कि यदि बाई ट्राई टेट्रा यदि उसके खुद के नाम में रखा है लिगेंड में, यदि लिगेंड के खुद के नाम में ये सब काम में आ चुके तो आपको ये प्रीफिक्स काम में नहीं लेना है। उसके बजाय आपको क्या लेना है, बिस, ट्रिस, टेट्रागिस, पेंटागिस। आगे बात समझ में। जैसे एथिलीन डाइएमीन है, लिगेंड है EN, तो एथिलीन डाइएमीन में डाई शब्द जो है या बाई जो है उसके अंदर काम में आ चुका है। तो अब आप क्या करोगे, उसके अंदर बिस टर्म काम में लोगे। तो 2 बार रिपीट होता है, तो 4 बार होता है तो टेट्रागिस काम में लोगे। ठीक है, तो चाहो तो ये लिख लो, इफ बाई या डाई जो अच्छा लगे, क्योंकि बाई बीट काम में डाई भी लेते हैं, डाई ज़्यादा फेमस है। डाई ट्राई एंड टेट्रा इज यूज्ड, इज नहीं, एक सेकेंड, आर यूज्ड इन नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स देन बिस, ट्रिस, टेट्रागिस आर यूज्ड। ये बात समझ में आ गई। यदि ये काम में आ चुके हैं टर्म्स तो आप क्या टर्म में लोगे, बिस, ट्रिस या टेट्रागिस। तो ये खास बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हाँ, यदि आपको ये बात पता है कि लिगेंड का नाम क्या है, अच्छी बात है। नहीं पता तो प्लीज़ जाके मेरा वीडियो देखो, लिगेंड का नाम क्या होता है। तो लिगेंड का नाम आप सबको पता है, लेकिन क्या क्या खास बातें हैं। पहली बात, उसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रखना है। दूसरी बात, ये रिपीट होता है, ये बिस, ट्रिस या टेट्रागिस काम में लेना है। और यदि बिस, ट्रिस, बाई ट्राई टेट्रा काम में, और बिस बाई ट्राई टेट्रा काम में आ चुका है तो बिस, ट्रिस, टेट्रागिस काम में लेना है। और एक फोर्थ पॉइंट, हालांकि ये पॉइंट 2 ही है जिनको मैंने कंबाइन करके मतलब सेपरेट करके लिखा है। फोर्थ पॉइंट क्या है, आपको जब भी लिगेंड का नाम लिखना है तो लिगेंड के नाम में जो एनाइन का नाम है उसमें एक चेंज करना था, याद करो। हालांकि वो मैं लिखवा चुका हूं आपको, लिगेंड का जो एनाइन लिगेंड उनका नाम चेंज किस तरह से करना है। यदि साइनाइड है, साइनाइड, तो IDE को IDO में कन्वर्ट करना होता है, वो लिखवा चुका हूं मैं, यहाँ मेंशन नहीं कर रहा। तो साइनाइडो बन जाएगा। ठीक है, सल्फाइड है, S-2 है तो सल्फाइडो बन जाएगा। ठीक है, और जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइडो बन जाएगा। ठीक है, हालांकि आजकल नए ट्रेंड में जो साइनाइड है उसको साइनो भी लिखा जाता है, क्लोराइड है उसको क्लोरो भी लिखा जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको गलत नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेटल के नेम की। तो इसमें क्या खास बात है, जब भी मेटल का नाम लिखना होता है तो उसमें कुछ खास बात, पहली खास बात तो ये है कि मेटल जो है वो कौन से के अंदर प्रेजेंट है। यानी मेटल का नाम लिखना, उसमें 2 बातें खास, क्या मेटल जो लिख रहे हैं अपन लोग वो कौन से कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट है, कौन से कोऑर्डिनेशन आयन के, आयन कि वो कैटायनिक है या एनायनिक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा आपके सामने K4FeCN6, इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स है वो है एनायनिक। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, क्या CONH3 6.Cl3, इसमें कॉम्प्लेक्स है कैटायनिक। ऐसा भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल भी आता है जिसमें केवल अकेला कॉम्प्लेक्स हो। तो ये 3 डिफरेंट केस बनते हैं। एक तो इस पे -4, इस पे +3 चार्ज आएगा। तो इस वजह से यदि कैटायनिक है, यदि एनायनिक है, यदि न्यूट्रल है, तो जब भी मेटल का नाम लिखो उसमें छोटा सा चेंज आएगा, उसमें सफिक्स लग जाएगा। ठीक है, क्या सफिक्स लगेगा चर्चा करेंगे। तो पहले चर्चा करता हूं, यदि जो कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल चार्ज्ड है या फिर पॉजिटिव चार्ज्ड है, उस केस में मेटल का नेम है जैसा जैसा रहेगा। वापस सुन लो, यदि न्यूट्रल चार्ज्ड है, यदि पॉजिटिव चार्ज्ड है, तो मेटल का जो नाम है जैसा आपको पता है मेटल का नाम वैसे वैसे लिखना है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखता हूँ मैं, नेम ऑफ मेटल में यदि इफ नेगेटिव और या न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज्ड complex is present, then
यदि न्यूट्रल या पॉजिटिव चार्ज आयन प्रेजेंट है, जो भी अपना कॉम्प्लेक्स है, देन राइट द सिंपल नेम ऑफ मेटल, जो भी सिंपल नेम उस मेटल का लिख दो। यदि न्यूट्रल चार्ज कॉम्प्लेक्स है तो उस केस में आपको क्या करना है, जो मेटल का नाम है उसके पीछे ATE 8 लगा देना है। 8 जैसे निकल की वजह निकलेट, कोबल की वजह कोबाल्टेट, क्रोमियम की वजह क्रोमेट। आगे बात समझ में? ATE क्या काम में आ जाएगा? सफिक्स काम में आ जाएगा, इसको बोलते हैं हिंदी में अनुलग्न। ठीक है। इफ कॉम्प्लेक्स is negative charged, then what? Then ATE suffix is used with the name of metal, with the name of मेटल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोबाल्ट है तो क्या आ जाएगा? कोबाल्ट 8। कोबाल्ट 8। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जिन मेटल्स का नाम अपन लैटिन नेम काम में लिया जाता है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल भी देता हूँ, जो प्लम्बम है तो प्लम्बेट आएगा ना कि लेडेट। लेड का जो लैटिन नेम है क्या है? प्लम्बम है, तो लेडेड का नहीं आएगा। आयरन है, आयरन को आयरनेट नहीं लिखा जाएगा, जबकि इसमें सिंपली नेम आयरन लग दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 8 प्रीफिक्स काम में लिया जाता है तो उसके लैटिन नाम में लिया जाएगा। ठीक है। तो लैटिन नाम में अपन जैसे आयरनेट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फेरेट लिखेंगे। जैसे अर्जेंटाइट है तो अर्जेंटेट लिखेंगे। जैसे ओरेट लिखेंगे गोल्ड के केस में। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, जो 3-4 ज़्यादा नहीं है ऐसे नेम, आपको कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, वो 3-4 जो भी है आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। तो मेटल लिखता हूँ मैं जिसमें चेंज होता है, उसका सिंपल नेम पता होगा, इसका लैटिन नेम में जो काम में आएगा वो लिख देता हूँ ना, लिगेंड नेम या मेटल नेम, जो भी अपने को काम में लेना है, जो मेटल नेम अपने को काम में लेते हैं। जैसे Fe है तो इसको बोलते हैं आयरन, तो यहाँ पर आयरनेट काम नहीं आएगा, फेरेट काम में आएगा। दूसरा जैसे बात करता हूँ प्लम्बम Pb, तो इसको लेड भी बोलते हैं, लेडेड काम में नहीं आएगा, प्लम्बेड काम में आएगा। PLU प्लम्बेट। जैसे सिल्वर है Ag, तो सिल्वर में सिल्वरेट काम में नहीं आएगा, अर्जेंटेट काम में आएगा। जैसे AU गोल्ड, तो इसमें गोल्डेट काम में नहीं आएगा, उसमें ओरेट काम में आएगा। तो ये 4 नेम है जिनको आपको चेंज करना है, इसके अलावा कोई नेम ऐसा नहीं है जो आपको चेंज करना पड़े। तो सिंपल सा है, आपके सामने मैंने रख दिया है और बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। आपके सामने कॉम्प्लेक्स का नेम तैयार है। स्ट्रक्चर लिख दी, स्ट्रक्चर में क्या खास बात थी ध्यान रखनी थी वो बता दी, ऑक्सीडेशन स्टेट को बता दी, रोमन में लिखना है, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कैसे निकाली जाती है पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप करो, और यदि और डिमांड है तो और भी बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, 1-2 एग्जांपल मैं करके बताता हूँ तुम्हें। ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ इस जगह पे। ठीक है, ताकि ये रूल्स पड़े रहें, और रूल्स एक बार मैं वापस बता देता हूँ आपको। ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, 2 पार्ट है, तो पहले कैटायन का नाम लिखो, धनायन का, फिर ऋणायन का, एनायन का। यदि एक ही पार्ट तो एक ही वर्ड में सारा नाम लिख दिया जाएगा। और कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स का जब भी नाम लिखा जाता है तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होती है, पहले लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जब मेटल का नाम लिखा जाता है, सॉरी लिगेंड का नाम लिखा जाता है, लिगेंड जो है उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखो। ठीक है। दूसरी बात, जब भी लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, जब भी रिपीटेशन होता है तो रिपीटेशन के ड्यूरेशन में आपको बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा काम में रहता है, डाई, बाई की जगह डाई भी काम में लिया जा सकता है। उसके अलावा यदि बाई, ट्राई, टेट्रा काम में आ चुका है तो आपको क्या काम में लेना है, बेस, ट्रिस, टेट्रागिस वगैरह काम में लेना है, प्रीफिक्सेज है। और एक और मैंने बोला था कि जो लिगेंड का नाम लिखा जाएगा तो एनायनिक लिगेंड है, उसमें जो ITE उसको ITO में कन्वर्ट कर दोगे, IDE को IDO में कन्वर्ट कर दोगे, ATO को AT
ई को ATO में कन्वर्ट कर दूँ। हालांकि मैंने चीज़ आप लोगों को सिखाया है कब, जब मैंने नेम्स ऑफ लिगेंड आपको सिखाया था, ठीक है। उसके बाद जब भी आप लिगेंड का नाम लिख दोगे, कॉम्प्लेक्स में दो ही तो चीज़ होती है, क्या, पहले होता है लिगेंड, उसके बाद होता है उसका मेटल, सेंट्रल मेटल आयन। तो उसके बाद क्या लिखोगे, सेंट्रल मेटल आयन का नेम लिख दोगे। लेकिन इसमें दो बातें होती है, यदि लिगेंड जो है, सॉरी सेंट्रल मेटल का आयन का नाम लिख रहे हो तो इस कॉम्प्लेक्स में चार्ज क्या, यदि पॉजिटिव और न्यूट्रल चार्ज है तो मेटल का एज इट इज नाम आ जाएगा, और यदि उसमें नेगेटिव चार्ज है तो पीछे ATE सफिक्स काम में लिया जाएगा, अनुलग्न काम में लिया जाएगा। और कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनका लैटिन नेम काम में आता है, वो मैंने आपके सामने रख दिया है। हम एक एग्जांपल करके देखते हैं, चेक करते हैं हम सीख पाए कि नहीं है पाए। देखो एग्जांपल यही K4FeCN6 हमारा फेमस एग्जांपल। इसका अपने को नेम लिखना है, तो क्या लिखेंगे, पहले पोटेशियम, ये आ गया पोटेशियम, इसमें कोई टेट्रा वेट्रा कुछ नहीं, पोटेशियम जो आयन का नाम वो लिखो। फिर स्पेस है, स्पेस भी कॉम्प्लेक्स आ गया। कॉम्प्लेक्स के नाम में क्या है, 6 साइनाइड नहीं है क्या, तो 6 के लिए आप क्या काम में लेते हो, हेक्सा। और साइनाइड में कोई पहले से काम में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हेक्सा काम में लिया जा सकता है, हेक्सा साइनाइडो। साइनाइडो ले लो या साइनो ले लो, हेक्सा साइनाइडो। अब इस पे जो चार्ज था वो नेगेटिव नहीं चार्ज था क्या कॉम्प्लेक्स पे, तो हेक्सा साइनाइडो फेरेट काम में आएगा, फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेक करूंगा, प्लस का 4 इसका हो गया, प्लस का x इसके लिए हो गया, माइनस का 6 इसके लिए हो गया, इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू प्लस का 2। तो फेरेट ब्रैकेट लगा ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड। तो ये मैंने नाम लिख दिया पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकेंड, इसका नाम आ गया IUPAC। और इस स्ट्रक्चर को मैच कर लो, इस तरीके को रूल्स को देख लो, उसी तरह से लिखा है। अगला एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल। अभी जो मैंने एक और एनायनिक वाला ले लिया, तो कैटायनिक वाला ले लेते हैं, CONH36.Cl3। तो इसका नाम कैसे लिखोगे, अब NCERT में देखना, RBSE बोर्ड की बुक में देखना, जो भी आप स्टेट लेवल के बोर्ड पे हो उसकी बुक्स में देखना, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस शीट्स देखो, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ पर नेम्स लिखने हो, ठीक है। तो इसमें देखो पहले ही आ गया, तो इसमें क्या आएगा, आप कॉम्प्लेक्स को नाम लिख रहे हो तो कॉम्प्लेक्स में पहले किसका नाम लिखोगे, जो भी लिगेंड है। तो लिगेंड में यहाँ पर क्या एमीन है, वो भी 6 है, तो क्या आ गया, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। फिर कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी पड़ेगी, तो x प्लस 6 टाइम्स 0 दैट इज 0, और माइनस का 3, एक क्लोरीन का 0 होता है, तो सॉरी एक क्लोरीन का -1, 3 क्लोरीन का -3 हो जाएगा। यहां से x बराबर प्लस का 3 वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो कोबाल्ट ये आ जाएगा थर्ड। ये पूरा एक वर्ड है, एक वर्ड में ही लिख दिया। और पीछे अब दूसरा जो आयन है उसका नाम लिख दो, क्या है, क्लोराइड। इसको क्लोराइड मत, क्लोराइडो मत लिख देना, क्यों, क्योंकि ये तो आयन है ना, क्लोराइड आयन है सिंपल सा, लिगेंड के फॉर्म में थोड़ी काम में है, तो सिंपल आयन, तो आयन का नाम लिख दिया। तो ये नाम वापस रिपीट करता हूं मैं, पहला 6 अमीन है, तो हेक्सा अमीन, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड, इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा, फिर जो आयन था उसका नाम लिखा। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग कर सकते हो। और मैंने इसको कैसे अप्लाई करके तुम्हारे सामने नेम्स का लिखने की जो सिंप्लीफाइड वे है आपके सामने रखा। और यदि आपको अच्छा लगा हो सिंप्लीफाइड वे, तो प्लीज़ आप सब तक शेयर करें, क्योंकि IUPAC नेम लिखना बहुत हार्ड और टफ टास्क होता है बच्चों के लिए। यदि आप इस चीज़ को सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो सबको बताया इतना सिंपल भी कुछ होता है ज़िंदगी में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।